ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये वो धरती है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये वो स्थान है जहां 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म अपनाया। उस दिन से यह भूमि सिर्फ नागपुर की नहीं रही, ये करोड़ों पीड़ितों, शोषितों और बहुजनों की आस्था की धुरी बन गई। लेकिन दोस्तों, आज जो भव्य स्तूप आप नागपुर की दीक्षा भूमि पर खड़ा देखते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं बना। इसके पीछे छुपा है संघर्ष की लंबी कहानी। गरीबी, उपेक्षा, अपमान, पुलिस की धमकियां, नेताओं के ताने और फिर भी हार न मानने वाली जनता की ताकत। 14 अक्टूबर 1956, अशोक विजयादशमी का दिन। नागपुर की इसी जगह पर लाखों लोग जमा थे। बाबा साहब व्हील चेयर पर बैठे थे। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, लेकिन उनके चेहरे पर अपार शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने भिक्षु चंद्रमणि से दीक्षा ली और फिर अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। लाखों लोगों ने उस दिन जाति के बंधन तोड़े और बौद्ध धम्म अपनाया। ये सिर्फ धर्मांतर नहीं था, ये था मनुष्य की गरिमा को पुनः स्थापित करने का आंदोलन। और तभी लोगों के मन में ठान लिया गया कि यह स्तूप बनेगा ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि इसी भूमि से हमारी नई यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन दोस्तों, स्तूप का विचार और जमीन का संघर्ष बहुत बड़ा था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद 1957 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति का गठन हुआ। समिति की अगुवाई दादा साहब गायकवाड़ और अन्य प्रमुख अनुयायियों ने की थी। उनका पहला संकल्प था इस जगह को सुरक्षित करना। लेकिन दोस्तों, यही सबसे मुश्किल था। यह जमीन सरकार की थी। अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी स्थायी निर्माण करना नामुमकिन था। समिति ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बार बार निवेदन किया गया कि यह भूमि हमें दी जाए, लेकिन जवाब हमेशा टालमटोल का मिला। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दादा साहब गायकवाड़ और प्रतिनिधिमंडल ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रधानमंत्री जी, यह भूमि हमारे लिए पवित्र है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें नया जीवन दिया था। हम चाहते हैं कि यह एक स्मारक बने। सरकार से विनती है कि यह जमीन हमें दे दी जाए। अब सोचिए, अगर किसी भी देश में करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी मांग हो, तो वहां का प्रधानमंत्री कम से कम संवेदनशीलता दिखाएगा। लेकिन मोरारजी देसाई ने क्या कहा? इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने हंसते हुए व्यंग से अपमानजनक भाषा की और महामानव बाबा साहब और समाज का अपमान हो ऐसी भाषा की। और उन्होंने सिर्फ 10 बाय 10 जमीन देने की बात की। सोचिए, कहाज का दीक्षा भूमि स्तूप और कहा मोरारजी देसाई की 10 बाय 10 की जमीन। ये बाबा साहब और उनके अनुयायियों का अपमान नहीं तो क्या है? आप ही बताओ। दोस्तों, सोचिए उस पल देश का प्रधानमंत्री और उसके मुंह से ऐसी अपमानजनक शब्द। इस घटना ने लाखों अनुयायियों के दिल को छलनी कर दिया। लोगों के मन में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन इरादा और भी मजबूत हो गया। सब ने ठान लिया, चाहे सरकार माने या ना माने, दीक्षा भूमि पर स्तूप जरूर बनेगा। मोरारजी देसाई का जवाब जनता को चुप करने के लिए काफी नहीं था। नागपुर के लोगों ने फैसला लिया। कहा जाता है कि एक रात अचानक सैकड़ों लोग इस भूमि पर पहुंच गए। किसी के पास फावड़ा, किसी के पास तगाड़ी, किसी के पास सिर्फ अपने नंगे हाथ, और उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। पुलिस आई, रोका गया, धमकाया गया। पुलिस ने कहा, यह सरकारी जमीन है, तुम्हें इजाजत नहीं है। लेकिन जनता ने एक ही जवाब दिया, यह हमारी आस्था की जमीन है, इससे बड़ा परमिट हमें किसी से नहीं चाहिए। उस रात जनता ने जमीन पर काम शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, आज अगर हमें रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। और उस रात की शुरुआत ने आने वाली वर्षों की दिशा बदल दी। बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण से भी निवेदन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस संघर्ष को समझा और धीरे धीरे सरकार ने जमीन देने की प्रक्रिया शुरू की। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में 4 एकड़ जमीन दी गई। बाद में इसे और बढ़ाकर लगभग 7 एकड़ कर दिया गया। यह बहुजनों की जीत थी। भले ही मोरारजी देसाई ने अपमानित किया था, लेकिन जनता की जिद्द और संघर्ष ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। 1978 में दीक्षा भूमि पर भव्य स्तूप बनाने का निर्माण काम शुरू हुआ। इस स्तूप का डिजाइन दिल्ली के आर्किटेक्ट शिवदान मल ने तैयार किया था। उनका विजन था कि यह स्तूप भारतीय बौद्ध वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण बनेगा। लेकिन दोस्तों, डिजाइन बनाना आसान नहीं था, उसे जमीन पर खड़ा करना बेहद कठिन था। निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। बहुजन समाज गरीब था, लेकिन गरीब होने का मतलब बेबस होना नहीं होता।
लोगों ने जो बन पड़ा वो दिया। किसी ने ईंट दी, किसी ने सीमेंट, किसी ने थोड़ा बहुत पैसा, और सबसे बड़ी बात श्रमदान। गांव गांव से लोग आते, हफ्तों काम करते थे और फिर अपने घर लौट जाते थे। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये एक आंदोलन था। वक्त बीतता गया, कभी काम रुकता, कभी फिर शुरू होता, लेकिन जनता का विश्वास अडिग था। महाराष्ट्र सरकार ने भी बाद में मदद करना शुरू किया। कई मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर आर्थिक सहयोग दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माण पर करीब 9 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 1956 में दीक्षा भूमि का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन 1978 में निर्माण शुरू हुआ और भव्य स्तूप का उद्घाटन हुआ। 18 दिसंबर 2001 को, यानी पूरे 45 साल बाद, यह इंतजार आसान नहीं था। कई लोग इस स्तूप को देखने का सपना लिए ही दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी ने उनका काम पूरा किया। 23 सालों तक पसीना, त्याग और संघर्ष की नींव पर यह भव्य धम्मचक्र स्तूप धीरे धीरे आकार लेता गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 18 दिसंबर 2001, जब भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने लाखों लोगों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। एक क्षण सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन नहीं था, बल्कि करोड़ों दलित बौद्ध समाज की आत्मगौरव की पुनर्स्थापना थी। नागपुर की धरती पर गूंज उठा, अब हमारी आस्था और हमारी पहचान को कोई मिटा नहीं सकता। आज दीक्षा भूमि सिर्फ नागपुर का स्मारक नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। हर साल अशोक विजयादशमी पर लाखों लोग यहाँ आते हैं। जब आप इस स्तूप के सामने खड़े होते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है दोस्तों, ये है 45 साल का संघर्ष, गरीबों का पसीना और नेताओं के अपमान का जवाब। दोस्तों, दीक्षा भूमि की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपमान को ताकत में बदलना सीखो, संघर्षों को जीत में बदलो। मोरारजी देसाई ने जब कहा था कि जिस जमीन को वे सरकारी कह रहे हैं, वही जमीन आज करोड़ों लोगों के लिए पवित्र स्थान बन गई। आज दीक्षा भूमि खड़ी है सिर्फ एक स्मारक बनकर नहीं,